Hi, good evening. This is Parul, your home tutor from Manovega Excellence Academy. Hope you all are keeping well. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बेसिक्स क्लियर किए थे। पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाए थे। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं अपने पार्ट 2 में कवर करूंगी एनवायरनमेंट के, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्विक रिविजन कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एनवायरनमेंट एट अ ग्लैंस। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये 3 मंडल होते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। जैसे कि ये फोटोग्राफ्स में एक्सप्लेनेटरी हैं। वायुमंडल मतलब जहाँ पे सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं, स्थल मंडल जिसमें जीव जंतु या फिर इंसान यानी मनुष्य रहते हैं, और जल मंडल जहाँ पे जलीय जीव और पानी यानी कि वाटर सोर्स वगैरह होता है। अब हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि है एनवायरनमेंट पार्ट 2, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पॉर्टेंस, यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधन और उनका महत्व। जैसे कि ये टर्म अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। सो प्राकृतिक संसाधनों को मेनली हम 4 जो इसके पार्ट्स होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। 4 पार्ट्स के पिक्चर मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 4 जो 4 हिस्से हैं वो ये हैं, इस तरह से हैं कुछ। वायु यानी कि एयर, जल यानी कि वाटर, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, एंड भूमि यानी कि लैंड। अब सबसे पहले जानते हैं कि वायु क्या होती है, क्योंकि ये टर्म भी आपने सुनी हुई है। वायु मतलब एयर। एयर यानी कि जो हमारे आज चारों तरफ फैली हुई है और हमें सांस लेने के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स को ज़रूरी है। तो इन सारे जो गैसेस जहाँ पे अवेलेबल होती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अब वायुमंडल में मैंने बताया कि गैसेस का मिश्रण है, तो आई एम श्योर इनका कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगा। सो वायु में यानी कि वायुमंडल में सारी जो गैसेस हैं वो एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होती हैं। जो डिटेल्स जो हैं वो आगे में एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, उसमें बहुत इजीली आप इस कॉम्पोजिशन को समझ पाएंगे। इसके साथ ही जल मतलब इनकी बेसिक डेफिनेशन और रिसोर्सेज मैं बताऊंगी। सनलाइट भी अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, और भूमि, इन सब के यूजेस और इनकी डेफिनेशंस मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। सो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, मतलब इन वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, भूमि को हम किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे वो देख लेते हैं। सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्षय संसाधन और क्षय संसाधन दिया हुआ है, जिसका इजी लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। अक्षय मतलब जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो कभी मतलब ख़त्म नहीं होगा। सो वो है हमारी सोलर एनर्जी, हमारी पवन ऊर्जा, हमारी ज्वारीय ऊर्जा और वर्षा। पवन ऊर्जा मतलब जो हमारी हवा से जो पवन चक्की होती हैं वो व्हील्स वगैरह से हम एनर्जी लेते हैं, जिसको हम एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दूसरे आते हैं हमारे क्षय संसाधन, मतलब जो कभी ना कभी ख़त्म होंगे। इनमें भी 2 तरह के होते हैं, जो रिन्यूएबल होते हैं यानी कि नवीनीकरणीय, और अनवीनीकरणीय जिन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते या फिर लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आसपास हमारे फैली हुई है। अब इसका मैं कॉम्पोजिशन आपके साथ बताती हूँ। हवा में डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं उनका एक अपना इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, यानी कि पर्यावरण में इनका एक अपना महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में। इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बताती हूँ। हमारी ब्रीदिंग के लिए, लिविंग बींग्स की ब्रीदिंग के लिए, मतलब इंसानों के लिए जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो मैंडेटरी होती है, मतलब आवश्यक होती है। इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो जो इनहेल करने के बाद हम एक्सेल करते हैं गैस को, वो CO2 होती है, और होती है नाइट्रोजन, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो चूंकि मैंने एयर की बात की, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पोल्यूशन क्या होता है, मतलब कि प्रदूषण क्या होता है। ऐसे हानिकारक पदार्थ जो वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को प्रदूषण कहते हैं। सो मतलब जो केमिकल वेस्ट जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता है, बैडली अफेक्ट होता है, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। ये 5 मेजर टाइप से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, सॉइल यानी मृदा प्रदूषण, लाइट यानी प्रकाश प्रदूषण, और नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि
जो ध्वनि प्रदूषण होता है हमारा एक्सेसिव नॉइज़ के कारण जो होता है। सो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑफन डिवाइडेड इनटू पोल्यूशन ऑफ वाटर सप्लाईज, द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल। सो जैसा कि मैं आपको हवा के बारे में बता रही थी, पोल्यूशन के बारे में बताना ज़रूरी था क्योंकि नाउ-अ-डेज़ दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर इशू दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हो गया है जानना पोल्यूशन के बारे में और इसके कंट्रोल फैक्टर्स के बारे में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस का एक कॉम्पोजिशन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 के मैंने आपको यूजेस बताए, इसका इंपॉर्टेंस बताया। अब क्विकली इसका एक हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। सो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 21% होती है आउट ऑफ 100। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन होता है 78%। इसके बाद CO2 और दूसरी गैसेस होती हैं जिनका कॉम्पोजिशन होता है 1%। अब ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एयर में जो इसका कॉम्पोजिशन होता है उसके कम या ज़्यादा होने से हमारा एनवायरनमेंट बैडली अफेक्ट हो सकता है। सो हम जो एग्जैक्ट मेजर है इसका, जो अभी तक हमें आंकड़े मिले हैं वो ये हैं: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, अदर गैसेस लेस देन 0.17%, ऑर्गन गैस होती 0.9% एंड CO2 होती 0.03%। अब ये इतना आपको लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम है, इससे क्या अफेक्ट होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो वर्स इफेक्ट हैं वो आगे वाली इसमें स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स क्विकली टेक अ ग्लांस ऑन एयर पोल्यूशन कि किस तरह से ये एयर पोल्यूटेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होकर हमारी जो पर्यावरण है, जो हमारी वायु, उसको प्रदूषित करते हैं, जिसके हमारी बॉडी पर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। सो देखते हैं कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है SO2। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ बर्न्ड मैचेस एंड नेचुरली ये वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब ज्वालामुखी से नेचुरली रिलीज होती हैं, जो कि ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ये इसके अलावा जो हमारी ऑयल एंड कोल की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होती हैं, निकलती हैं। और इसके ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आँखों में जलन होना, रेडिशनेस होना, हमें खांसी आना या फिर हमारी ब्रीदिंग पे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। Now carbon monoxide. So carbon monoxide is a colorless, odorless, tasteless and but toxic gas और इसका केमिकल फॉर्मूला है CO। ये हमारे व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे ये रिलीज़ होती हैं। ब्लड, इससे हमारे जो बॉडी है उसमें, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को इनहेल करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। इसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय लाइटनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो टू अ स्मॉल एक्सटेंट बाय माइक्रोमेल प्रोसेस इन सॉइल्स। ये भी व्हीकल से और पेट्रोल से चलने वाले जो भी व्हीकल होते हैं उनके धुएँ से निकलते हैं और इससे हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा धूल के कण जो कि गाड़ियों से निकलते हैं, डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उन सब से ये निकलते हैं और हमारे ब्रीदिंग और नाक, कान, आँख, गले को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हरित गृह प्रभाव। सो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, एक डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई है जो मैं आपको एक रीड आउट कर देती हूँ। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लैनेट्स सरफेस टू अ टेम्परेचर above what it would be without this atmosphere. Radiatively active gases in a planet's atmosphere radiate energy in all directions. Which means, जैसा कि मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के बारे में बताया, जो कि हमारे एयर का या एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर एटमॉस्फेयर में इसके जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है तो मतलब हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होना शुरू हो गया है। अब CO2 कहाँ से रिलीज़ होती है? तो हमारे जो कोल फ्यूल है या फिर हमारी लकड़ी हो गई, ऑयल, पेट्रोलियम और इसके अलावा जो गैशियस फ्यूल्स होते हैं, इनको जलाने से इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ता है। अब जब ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज़ होती हैं तो हमारे अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल में एक आवरण बना लेती है, मतलब एक सराउंडिंग क्रिएट कर लेती हैं। जब सन की रेस आती हैं तो ये आवरण में आ तो जाती हैं लेकिन पृथ्वी से वापस नहीं जा पाती, क्योंकि इसकी एक जो डेंस ये सराउंडिंग बना लेती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है और आइस मेल्ट होती हैं जो हमारे ध्रुवों पर जमी हुई है या फिर जो पहाड़ों पर जमी हुई, जिसके कारण वाटर लेवल बढ़ता है। और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मतलब इसका जो इफेक्ट है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
अब बात करेंगे हम अपने एक दूसरे नेचुरल रिसोर्स यानी कि जल के बारे में, वाटर। सो वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि 3/4 अवेलेबल है अर्थ पे, मतलब 70% पानी एंड 30% ज़मीन है यहाँ पर, लेकिन पीने योग्य जो है पानी वो बहुत ही कम है। तो जो जल है, पानी जो है मेनली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला होता है ठोस यानी सॉलिड फॉर्म, दूसरा होता है द्रव यानी लिक्विड फॉर्म, और तीसरा होता है गैस फॉर्म। ठोस मतलब हम एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में लें, ठोस मतलब होता है आइस, बर्फ़ जो हम घर में यूज़ करते हैं। ये बेस्ट होता है जल की तीनों अवस्थाओं को बताने का। यहाँ पे मैंने एक नोट शेयर किया है जो जल चक्र मतलब वाटर साइकिल कहलाता है। तो पृथ्वी पर जल का, अर्थ पर जल का सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे ओशियंस। इसके अलावा जो नदियाँ होती हैं, तालाब, झील, कुएँ, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो जल चक्र को मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जो वाटर की ये सारी अवस्थाएं होती हैं पानी की, एक दूसरे में चेंज होने के लिए टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कम है टेम्परेचर तो ठोस अवस्था में सॉलिड फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा बढ़ता है तो पिघल के द्रव अवस्था में आता है, और इसके बाद जब ज़्यादा गर्म होता है तो ये वाष्प में बदल जाता है, मतलब गैसियस फॉर्म में चला जाता है। और ये सारा जो चेंज है नेचर में, वो जल की अवस्थाओं का ये परिवर्तन जो है वो चलता रहता है। जब जल की वाष्प ऊष्मा जो है, सूर्य की ऊष्मा लेकर जब ये जल है जो पानी है वो वेपराइज होके बादल बनाता है, ओके। तो ये जो बादल जो होते हैं सघन हो जाते हैं, मतलब डेंस हो जाते हैं, तो ये रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाते हैं। और जिसका यूज़ क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, इसका यूज़ करते हैं डिफरेंट अपनी नीड्स के लिए। तो ये जो जल यानी पानी की जो सारी अवस्थाएं होती, सारे फॉर्म्स होते हैं नेचर में, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो वाटर साइकिल कहलाता है, यानी कि जल चक्र कहलाता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब एक चीज़ मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जल में, पानी में ये भी पोल्यूट होता है। बार बार मैं पोल्यूशन वर्ड इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन टू हैव अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो हमें पानी को और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें पोल्यूट होने से रोकना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इसके बारे में खुद भी अवेयर हों और अवेयरनेस फैलाएं भी लोगों में। अब कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्विकली चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ह्यूमन बॉडी में, मतलब इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, ओके। ट्रीज़ में 40% होता है। पानी में जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें 90% होता है। पानी में जो जीव रहते हैं, ओके, उनमें 95% होता है। अंडे में 75% होता है, और ककड़ी यानी क्यूकम्बर में 95% होते हैं। ये हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं। अब चूंकि मैंने आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया, यू कैन चेक दिस इमेज। इसमें जो ओशियन में सालों का पड़ा हुआ कचरा है, मतलब कि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये सारी मतलब दिखाई जा रही हैं। मतलब जब कभी हम बीच पे घूमने जाते हैं, किसी नेचुरल रिसोर्स के पास हम साइट सीइंग करने जाते हैं, तो हम वहाँ पर घूमते फिरते और इस तरह के बॉटल्स को डिस्पोज कर देते हैं, या कोई फेंक रहा होता है तो हम उसे रोकते नहीं हैं। सालों तक ये खराब नहीं होता, सालों तक ये डिकम्पोज नहीं होता, जिसके कारण पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। So we should try to spread awareness and we should control it. We should give our effort too. Let's come to next natural resource, that is sunlight, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य जो है ब्रह्मांड का, मतलब यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक महत्वपूर्ण तारा है जो कि लाइट और एनर्जी का मेन सोर्स है। मतलब इससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसको हम सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा कहते हैं। और सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर को मिलाकर, मतलब लेकर, इनहेल करके दे टेक इट एंड उस प्रोसेस से वो अपना भोजन बनाते हैं, और जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस फोटोग्राफ को, तो इसमें एक प्लांट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर को लेकर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने लाइट की प्रेजेंस से क्या हो रहा था उसके बारे में बात की। अब इसके यूसेज क्या है, मतलब सोलर एनर्जी के, जो एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है, मतलब सन से मिलती है। तो जैसे कि आपने देखा कुकिंग, मतलब जैसे हम घर में कुकर यूज़ करते हैं जो कि एक फ्यूल से चलता है, LPG गैस से चलता है, जो कि अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। मतलब जो एक ऐसा फॉर्म है नेचुरल रिसोर्स का जो कि बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं।
इसीलिए हमने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला कि हम एक सोलर कुकर डिज़ाइन करें जिसमें हम कुकिंग कर सकें, मतलब हीट के सोलर एनर्जी को लेकर हमारा खाना पक सके। ओके, इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि सोलर एनर्जी को क्यों ना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, जिसकी हम डिफरेंट यूटिलिटीज़ कर सकते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, सोलर एनर्जी डायग्राम में। सो देयर इज़ अ सोलर पैनल हियर विच टेक्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड उसको कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे यूसेज हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के टाइम पर। तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज टू सेव मनी एज वेल एज जो हमारे ऐसे जो सोर्सेस हैं जो कि हमारे ख़त्म हो सकते हैं, उनको बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इन द पिक्चर एज यू कैन सी एन इमेज ऑफ सोलर कुकर, जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो आप चाहें तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कवर करने के लिए, एंड इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसका बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सोलर वाटर हीटर की। तो पानी को गर्म करने के लिए सोलर वाटर हीटर भी यूज़ किया जाता है, और सोलर जो लालटेन होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है लाइट का। तो ये सारे यूसेज हो गए हमारे, सारी चीज़ें हो गई हमारी सोलर एनर्जी के बारे में। हमारा लैंड यानी कि भूमि। अब इसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है वाटर यानी कि जल, मिट्टी यानी कि सॉइल, एंड खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। जल के बारे में मैंने आपको बताया। मिट्टी एक ऐसा यानी सॉइल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत सारे हमारे जो जीवधारी हैं, मतलब उनको रहने के लिए जगह देती है, यानी कि आवाज़ देती है। मतलब बहुत सारे जो जीव हैं हमारे वो मिट्टी में रहते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक जो चट्टानें होती हैं उनके शरण से, मतलब उनके डीकॉम्पोजिशन से ये जो हमारी मिट्टी है वो नेचुरल रूप से बनती है। इसके बाद हमारे जो मिनरल्स हैं यानी जो खनिज पदार्थ हैं वो ज़मीन से यानी धरातल से खोदकर अर्थ से निकाले जाते हैं, मतलब कि माइनिंग की जाती है, और इन सारे जो खनिज पदार्थ हैं इनको फ्यूल्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, यानी जो भी मिनरल्स होते हैं यानी मिनरल फ्यूल कहते हैं इन्हें। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल यानी कि कोयला, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस। तो आपने चूँकि देखा, ये इसके डिफरेंट प्लांट के पिक्चर्स मैं शेयर कर रही हूँ। पेट्रोल माइनिंग का प्लांट है, इसमें कोल माइनिंग है और नेचुरल गैस इन सब की माइनिंग होती है और इसे ज़मीन से निकाला जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ के अंदर ज़मीन से जब ये निकाला जाता है तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो ये सारे मिनरल्स हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, कभी ना कभी जो ख़त्म हो जाएंगे। सो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू इंश्योर दैट हमें इसका जो यूसेज है वो लिमिटेड करना चाहिए, बहुत वाइजली करना चाहिए। इसलिए बहुत कम डिस्टेंस हो अगर, या बहुत अगर पास में जाना हो, तो इट्स बेटर टू गो बाय वॉक देन रैदर यूजिंग अ व्हीकल। ये हमारी हेल्थ को भी बढ़ाता है, साथ ही हमारे रिसोर्सेज को भी सेव करने में हेल्प करता है। दैट इज़ अ बेसिक टिप फ्रॉम माई एंड विच आई डू इन एवरी डे इन माई डेली रूटीन। सो द सिलेबस जो कि यहाँ पर है, मैंने अभी अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की है। इस चैप्टर का हम एक क्विक रिविजन करते हैं। ऐसी सराउंडिंग जिस पे हम रहते हैं, इन विच वी लिव, इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, एक होता है सोशल एनवायरनमेंट, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे इंडियन कल्चर में भी इम्पॉर्टेंस होती है इसकी एनवायरनमेंट की, और इसकी सेफ्टी पर भी हमें स्पेशली बोला जाता है। अब एनवायरनमेंट के 5 मेन चीज़ें क्या होती हैं पर्यावरण की? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, आकाश और अग्नि। ये 5 होते हैं, पंचतत्व कहलाते हैं ये। अब इंसान मतलब ह्यूमंस जो हो गए, सोसाइटी हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब मिलकर सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इट। ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से अच्छे मतलब वे में हम इसे यूज़ करें, इसकी यूटिलिटीज़ को बढ़ाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूल्स हो गए या मिनरल्स हो गए, बहुत ही लिमिटेड है, तो इनका यूसेज भी हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं काइंडली पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आया। फॉर पेरेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आप चाह रहे हैं आपके बच्चे की सेफ्टी, और अगर आप बच्चे को क्लासेस में नहीं भेज पा रहे हो, प्लीज़ डोंट वरी, यू कैन आस्क देम टू जॉइन दिस क्लास सिंस द कंटेंट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट।
and if you have enjoyed the class, kindly subscribe the channel, please like the video and kindly share as much as you can so that more people will can take the benefit. Thank you so much. Take care. Bye bye.